वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का इस चैनल जिसका नाम मैथमेटिक्स विद राज है में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं क्लास 10 के जो आपका सलेबस है, जो अभी बोर्ड का सलेबस है, उसके हिसाब से मैं ये पूरे वीडियो इस चैनल में जो प्लेलिस्ट बनी है क्लास 10 के नाम से, उसमें क्रम से जो सलेबस है उसी क्रम से हर चीज़ डाल रहा हूँ। आप देख भी सकते हैं कि जो आपका ये सलेबस है उसमें ये पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तो पहला यूनिट का ये चैप्टर है उससे संबंधित मैं पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरह से बना दिया हूँ। तो इस प्रकार आपके 6 नंबर कंप्लीट है। यदि आप उसको वीडियो को देखेंगे तो आपको एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। इसी प्रकार मैं यूनिट 2 का भी आप को करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें भी जो यूनिट 2 में बीजगणित का ये बहुपद वाला चैप्टर है वो पूरा करा चुका हूँ और इसके 3 वीडियो हैं। यदि आप देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छा मजा आएगा उसको देखने में, आप क्योंकि पूरा चीज़ आपसे ऐसा हो। एक्चुअली मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि बहुपद से संबंधित कॉन्सेप्ट, उससे संबंधित कैलकुलेशन, उससे संबंधित अधिकांश चीज़ों में अधिकांश बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको वो पूरी समस्या दूर हो जाएंगे और आपका परीक्षा में ये मार्क्स, पूरे मार्क्स पक्के निश्चित हैं। अभी मैं ले रहा हूँ जो अभी वीडियो चल रहा है उसमें ये दो चरों वाले रेखीय समीकरण है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इस चैप्टर को ले रहा है, इसको भी 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ। उसमें सब एक क्रम से हर चीज़ डाल रहा हूँ। पहले कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैं हर वीडियो में लेता हूँ, यदि कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैथ का पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। आपको मैथ हमेशा भूलती जाएगी और इसलिए मैथ ना भूले, इसलिए हर चैप्टर से संबंधित जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें चाहे मुझे भले 30-40 मिनट्स लग जाए, मैं वो कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसके बाद उस चैप्टर चालू करता हूँ। तो इसमें पहले हर चैप्टर में जैसा कि है कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप अवश्य देखिए, फिर उस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं लेता हूँ। तो वो अभी मैं ये जो चैप्टर है इसका वीडियो ले रहा हूँ। इसमें अभी मैं ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये सब उसके कॉन्सेप्ट सब बता चुका, अभी विलोपन विधि दे रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं उस पूरे सीधे क्वेश्चन में आते हैं। तो विलोपन विधि से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपका विलोपन विधि से संबंधित इस तरह के मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आप देखेंगे पिछले वीडियोज में, तो ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये जो है, तो कहने का मतलब ये कि सीधा क्वेश्चन दिया है, बोला है विलोपन विधि से हल कीजिए। तो ये तो दिए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं, इनको बोला है विलोपन विधि से हल कीजिए। तो ये दिए हुए क्वेश्चन हैं और कैसे इनको विलोपन विधि से हल करते हैं हम पिछले वीडियो डाल चुके हैं। उसको क्रम से आप देखेंगे तो हर चीज मिलेगी। कुछ भी हमारे वीडियो में जो प्लेलिस्ट में क्लास 10 के नाम से बनी है, उसको यदि आप क्रम से देखेंगे तो कोई भी चीज आपको कभी परेशानी नहीं करेगी। इनफैक्ट आपको कभी किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि क्रम से देखेंगे तो सब चीजें, क्योंकि एक दूसरे के क्रम से जुड़ी होती है, जब क्रम से पढ़ते हैं तभी सब चीजें आगे बढ़ते हुए समझ में आती हैं। तो उसको जरूर क्रम से पढ़ लीजिए। तो ये है विलोपन विधि से, ये विलोपन विधि से, और ये जो क्वेश्चन है समीकरण दिए हैं तो उसको कैसे हल कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि है, तो इसको क्या कहा रहा कि इलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये दो चरों वाले रेखीय समीकरण को विलोपन विधि से हल करना। तो दो प्रकार के अब आपके समझ में आएगा क्वेश्चन होते हैं। सीधे समीकरण दिया रहे, पहला तो एक सीधा समीकरण दिए रहे आपको, और उसको बोले कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या ग्राफ विधि से हल कीजिए, समीकरण दिए हों। और दूसरा ऐसा होता है कि प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है, जो गिवन प्रॉब्लम है, वो शब्दों पर हो, जैसे शब्दों में दी हुई है। तो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम हो, यदि शब्दों पर आधारित प्रॉब्लम है तो फिर अधिकांश बच्चों के लिए ये इस तरह के क्वेश्चन इसलिए प्रॉब्लम करते हैं कि जो शब्द बोल रहा है, जैसा बोल रहा है, उसका कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने के कारण क्या जोड़ना है, कहाँ घटाना है, जैसा बोलता है एकदम वैसे कर देंगे तो आपको समीकरण तैयार हो जाएगा। तो जो शब्द पर आधारित प्रश्न है, ये शब्दों पर आधारित जो प्रश्न है, ये तब तक आपको दिक्कत करेंगे जब तक इसका समीकरण बनाना नहीं जानते हैं। तो समीकरण बनाना कैसे, वही कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ। यदि आप एक बार समीकरण बना लिए तो समीकरण बनाने के बाद फिर समीकरण को हल करना आपके ऊपर है। अभी चूंकि ये आपकी किताब में जो है ये इलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से बोल रहा है, इसलिए विलोपन विधि से हल करना है। लेकिन आपकी परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ ऐसा दे दिया है कि ये बताइए कि फाइंड द नंबर, और कुछ नहीं बोला है कि विलोपन विधि से बताइए क्या बताइए। तो आप उसको समीकरण तो बनाना ही पड़ेगा, वो कहे या ना कहे, क्योंकि बगैर समीकरण बताए इसका आंसर नहीं हल कर सकते हैं। और फिर समीकरण यदि बन जाए तो चाहे प्रतिस्थापन, चाहे विलोपन, जिस विधि से चाहे आप उस विधि से हल कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। अभी मैं इस वीडियो में ये वाले 2 क्वेश्चन लूंगा, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं
अब बहुत इजी है कि कॉन्सेप्ट जो मैं पीछे वीडियो दे चुका हूँ संबंधित, वो देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। अभी फिर से मैं कॉन्सेप्ट भी दूंगा और चीजें भी समझाऊंगा अच्छे से। तो चलिए अभी मैं लेता हूँ, ये है मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 200 रुपीज, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. ये इंग्लिश में लिखा है, इसका मैंने हिंदी में इधर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अनुवाद कर दिया, तो पढ़ सकते हैं। मीना बैंक से ₹2000 निकालने गई, कैशियर ने कुल 25 नोट दिए, जिसमें कुछ ₹50 के हैं और कुछ ₹100 के नोट्स के हैं। जो वो मीना बोलती है 150 के नोट्स दीजिए, 150 के नोट्स दिए, लेकिन वो टोटल 25 नोट्स हैं, कुल 25 नोट्स। नोट्स की संख्या कुल 25 है, जिसमें से ₹50 की कुछ है, ₹50 की नोट्स हैं और कुछ ₹100 की हैं। तो इस प्रकार दोनों नोट्स की अलग अलग संख्या, जो उसको नोट्स दिए गए हैं, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 या ₹100 से रिसीव्ड, ₹50 और ₹100 को कितनी नोट्स उसको मिली हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, इसको हम बड़े आराम से समीकरण बनाएंगे बहुत अच्छे से, और ये आपको दिक्कत नहीं होगी, और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगले पेज में चलता हूँ, सीधे क्वेश्चन को ही कॉपी कर लूँ। ये आपका क्वेश्चन इधर आ गया। अभी हमने क्या किया, मीना बैंक से ₹2000 निकालने गई। अब कैशियर ने से वो ₹50 की या ₹100 के नोट्स मांगी, तो कैशियर ने 50 ₹100 की नोट्स दे दी उसने, पर कुल 25 नोट्स हैं। तो ये बताना है कि आपको ₹50 के ₹100 की अलग अलग कितनी नोट्स हैं, ये वो है। तो आपका जैसा सलूशन, जो आप सलूशन करेंगे, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर दीजिए, तो ये आपका अब सलूशन चालू होगा। सलूशन तो माना, जैसा कि बोल रहा है कि माना ₹50 वाली नोट्स की संख्या, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 डिनोमिनेशन इज x। माना ₹50 वाली नोट्स की संख्या x है और ₹100 वाली नोट्स की संख्या y है, वहाँ भी संख्या है, लिख दीजिएगा। ये यहाँ ये नोट्स की संख्या, नोट्स 50 वाली नोट्स x है, मतलब उनकी संख्या x है। तो ये हो गया। अभी आपको यही पूछा है कि दोनों प्रकार की नोट्स की अलग अलग संख्या बताइए, तो जो पूछा है उसी को लिख दिया कीजिए, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो पूछा आपसे यही है कि ये नोट्स की संख्या बताइए, तो आपने वो लिख दिया। अब आपको ये निकालना है कुल इस प्रकार मीना को 25 नोट्स मिले, तो मैंने दोनों मिलाकर नोट्स की संख्या 25 है। ये तो नंबर 1 होगा। प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न बोलता है एकदम वैसे करते जाना है, कुछ भी प्रश्न में जो चीज लिखा छोड़ना नहीं है, तो आपका समीकरण ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि समीकरण बनाने की प्रक्रिया ही सबसे महत्वपूर्ण है। कि समीकरण सरल करना तो अधिकांश बच्चों को आता है, जो थोड़ा भी समीकरण पर सिंसियर रहा उसको सबको आ जाता है, लेकिन समीकरण बनाने में दिक्कत होती है। तो समीकरण जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बनाया हूँ, अब भी बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सब। तो ये बोल रहा है कि मीना ₹2000 निकालने गई, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हुए आगे आएंगे तो आप देखिए कि दोनों प्रकार के नोट्स की संख्या पूछ रहा है। तो जब संख्या पूछ रहा है भाई मेरे, तो वो मान लेते हैं को संख्या ₹50 वाली नोट्स की संख्या x है, ₹100 वाली नोट्स की संख्या y है। तो जब x और y उसके पास नोट्स जो मिले, वो बता रहा है कुल 25 नोट्स मिले, तो माने दोनों प्रकार के नोटों की संख्या वो 25 है, पहली चीज। और दूसरा ₹50 की भी उसके पास नोट मिली हैं और ₹100 की भी नोट्स मिली हैं। तो ₹50 वाली नोट संख्या x है, इसलिए यहीं पर आप लिख सकते हैं इसी के आगे, इसलिए ₹50 वाली नोट्स की कीमत की मूल्य कितनी होगी या कीमत कितनी होगी, तो वो x है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप बोले ₹50 वाली 2 नोट्स हैं आपके पास, तो कुल कितनी कीमत होगी, तो आप बोले ना 50 × 2 है, तो ₹100 हमारे पास वो है, एक प्रकार से। ऐसे कोई बोले कि आपके पास ₹50 वाली 4 नोट हैं या 7 नोट हैं, तो 50 × 7 350, ये हो गया। तो ये तो कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्या करना है कि आपके पास x नोट्स हैं, कुल ₹50 वाली की संख्या कितनी है, x है नोट्स की, तो जो x है तो उसकी जब कीमत बोलेंगे तो 50 × x यानी 50x हो जाएगी। ऐसे ही सेम ऐसे ही जाएगी, इसलिए ₹100 वाली नोट्स की कुल कीमत या मूल्य
100y हो जाएगा, क्योंकि उनकी संख्या ये है। तो ये तो आपने जो माना उसी के आधार पर निकल गए, ये क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं। क्वेश्चन से सिर्फ इतना लेना देना था कि 50 रुपए वाली नोट्स कितनी है उसको पूछा है, तो आपने बोल दिया कोई x है, और 100 रुपए वाली नोट्स कितनी है तो उसको पूछा है, तो आपने बोल दिया y है, इनका मान निकालना है। बहरहाल जब आपने ऐसा मान ही लिया तो आगे आपकी समझ में एकदम आ जाना चाहिए कि इसकी जो 50 रुपए वाली नोट्स हमको एक्स नोट दे दिया, तो उसकी हम कीमत हमारे पास कितनी है, मतलब कुल मिलाकर, जैसे भाई आप बैंक में गए तो 50 रुपए की 10 नोट दे दिया कैशियर ने, तो कुल मिलाकर मतलब वो 500 रुपये आपको दे दिया, तो उसकी कीमत तो 500 रुपये हो गई 50 रुपये नोट्स वाली की। तो इस प्रकार ये 100 रुपये नोट्स और 50 रुपये वाली नोट्स की कीमत हो गई। लेकिन प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि टोटल 2000 रुपये है, वो निकालने 2000 की, टोटल इस प्रकार 2000 रुपये हैं। 2000 रुपये दिया पर 50 की नोट्स में दिया, तो इसलिए उसकी जो कीमत है वो 50x 50 रुपये वाली नोट की हो जाएगी और 100y 100 रुपये वाली नोट की हो गई। तो इस प्रकार ये दूसरा समीकरण बन गया। बस अब आपको ये समीकरण बन गया, फिर हल करना आपकी जिम्मेदारी है, कैसे आप हल करते हैं। तो आप बड़े आराम से इसको हल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से हमने समीकरण विलोपन विधि से हल करना सिखाया, तो यहाँ इस समीकरण में हमने बोला कि विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी, फिर से मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, किसी एक चर राशि का गुणांक बराबर किया था। तो यहाँ x का किसी एक चर राशि, दोनों समीकरणों में किसी एक चर राशि गुणांक बराबर किया था। इस समीकरण में x का गुणांक 1 है, इस समीकरण में दूसरे में x गुणांक 50 है, इस समीकरण में y का गुणांक 1 है, इस दूसरे में y गुणांक 100 है। तो हमने क्या बोला कि विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों में से जो दोनों समीकरण हैं आपके पास, उसमें किसी एक चर राशि, चाहे x का लीजिए या चाहे y का ले लीजिए, गुणांक बराबर हो। तो गुणांक बराबर करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं बताया। जैसे अभी यहाँ पर हम 50 से गुणा कर देंगे तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर 100 का गुणा यदि कर देंगे तो y गुणांक बराबर हो जाएगा। तो आपके पास बहुत तरीके हैं, जैसी इच्छा हो वैसा कर लीजिए। तो समीकरण 1 में 50 का गुणा करने पर, पिछला वीडियो देखिए विलोपन विधि से हल करने का, तो आपको वहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट, अभी क्योंकि ये समीकरण आपको मिल गया है, आप सिर्फ हल करना है। तो हल करना हो ऐसे तो आपको मैं पीछा वीडियो बता चुका हूँ, उससे आप देखोगे तो ये अपने आप बन जाएगा। फिर मैं हल कर रहा हूँ कि समीकरण 1 में 50 गुणा करने पर कर दीजिए, तो 50 गुणा करेंगे दोनों पक्षों में ध्यान रखिए, मैंने समझाया है कि जब भी समीकरण में कुछ भी करते हैं अपने से, तो दोनों पक्षों पर कीजिएगा, एक पक्ष पर नहीं, है ना, दोनों पक्षों पर। तो इस समीकरण 1 में कर रहे हैं तो ये 50x प्लस 50y हो जाएगा। इस पक्ष में किए हैं यहाँ, तो यहाँ 50 से गुणा करेंगे तो 50x प्लस 50y हो जाएगा, और उधर भी 50 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी। तो ये 25 गुणे 50, यहाँ पर भी 50 से गुणा करना पड़ेगा, 25 गुणे 50 करना पड़ेगा, तो 25 गुणे 50 करेंगे तो 1250 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1A दे दीजिए। 1 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये समीकरण 1 से बना हुआ है। तो ये आपका समीकरण होगा। दूसरा समीकरण सीधे लिख दीजिए। क्यों सीधे लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद होता है विलोपन विधि में, विलोपन का मतलब ही, अब पिछला वीडियो देखेंगे तभी हर चीज समझ पाएंगे, लेकिन मैं संक्षेप में फिर से बता देता हूँ कि विलोपन का मतलब ही एक चर राशि को विलोपित कर देना, खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। तो खत्म तभी होता है जब दोनों के गुणांक बराबर होंगे। जैसे यहाँ x है तो या तो x गुणांक 50 कर लीजिए, या दोनों यहाँ पर y है, यहाँ y गुणांक 100 है, तो दोनों स्थान पर y गुणांक 100 कर दीजिए। तो यदि y गुणांक 100 करना होता तो समीकरण 1 में 100 को गुणा कर देते थे, यहाँ 100x आ जाते हैं, 100y, तो y गुणांक बराबर हो जाता है। अभी x गुणांक बराबर हो, ये देखिए x जो गुणांक बराबर हो गया है, ये दोनों, ये x गुणांक बराबर हो गया। अब ऐसी स्थिति में जब हो जाए तो फिर हम क्या कर देते हैं, चिन्ह बदलकर, अगर समान चिन्ह है तो चिन्ह बदलकर काट देते हैं। समान चिन्ह देखिए, यहाँ पर भी प्लस चिन्ह है, यहाँ भी, तो नीचे वाले चिन्ह बदल देते हैं हमेशा। तो अगर समान चिन्ह हो, दोनों स्थान प्लस हो या दोनों स्थान पर माइनस हो, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। दोनों स्थान पहले से अलग अलग चिन्ह हो तो कुछ नहीं, सीधा काट देते हैं और जोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, पहले चिन्ह बदलेंगे। तो 50 है तो इसको -50 करेंगे, ये भी प्लस है इसको भी माइनस करेंगे, ये भी प्लस है इसको भी माइनस करेंगे। अब हम ये काट देंगे, ये कट गया। अब ये 50y माइनस 100y, अब आप इसको लिखेंगे 50y माइनस 100y, इधर हो गया, इधर 1250 माइनस 2000, ये हो गया। और यदि 50y में 100y घटाएंगे, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो -50 आएगा। अब y तो है ही, और ये 1250 2000 घटाएंगे तो 750 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या को घटा रहे हैं छोटी संख्या से, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब आपको इसके नीचे लिखना है, ऐसे साइड में नहीं लिखना है, क्योंकि परीक्षा के हिसाब से आपको साइड में लिखने की अनुमति नहीं होती है। आप नीचे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी क्या है,
50 वाई इज इक्वल टू 750 हो गया, और इसलिए वाई इज इक्वल टू 750 बटे 50 और ये 15। तो इस प्रकार जो 100 रुपए वाली उसकी नोट्स बाई की संख्या है, 100 रुपए वाली उसको कितनी नोट मिली, बाई इक्वल टू 15, बाई इक्वल टू 15, उसको 15 नोट मिल गई। अब बाई का यह मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, समीकरण एक में यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण एक क्या है, बाई इक्वल टू 15 समीकरण एक में रखने पर आप जरा देखिए, एक में रखेंगे तो यहाँ पर रखिएगा तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, इस प्रकार x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो 25, आइए 15 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इस प्रकार आप ये ले सकते हैं 10। तो x इज इक्वल टू 10, अब y इज इक्वल टू 15। मतलब क्या है कि x जो है 50 रुपए वाली नोट की संख्या है, तो 50 रुपए वाली नोट उसको 10 ठो मिल गई, ये नोट 10 ठो मिल गई है, और ये नोट 15 ठो मिल गई। अब प्रश्न चेक कर सकते हैं आप कि कैसे ने कुल 25 नोट दिए, बराबर दोनों मिलकर 10, अब एक तो 10 नोट दिया, एक 15, 25 हो गई। अब आपने बोला कि कुल मिलाकर उसको 2000 रुपये भी होना चाहिए, तो 50 रुपये वाली 10 नोट है, तो 50 रुपये वाली 10 नोट है, तो उसको कुल 500 रुपये मिल गया ये, और 100 रुपये वाली 15 नोट है, तो कुल मिलाकर 1500 रुपये मिल गया ये। इस प्रकार दोनों मिलाकर 15,000 रुपये और 2000 रुपये, इन दोनों को जोड़ देंगे 2000 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि ये जो है आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हल हो गया, सिस्टमेटिक वे से हल हो गया। कॉन्सेप्ट आप समझते हैं तो समीकरण बनाने में कोई जरा भी एक पैसा दिक्कत नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। यदि अच्छे समझ में आया तो चलिए अगले वीडियो अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, और आपसे उम्मीद है कि एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है जो इंग्लिश मीडियम में इधर लिखा हुआ है, वो क्या है कि A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. ये आपको जो है तो दिया है। अब आपको क्या करना है कि यदि ऐसा है तो फिर से वही क्वेश्चन समीकरण लिखा, फॉर्म समीकरण बनाइए, है ना, लीनियर इक्वेशन के इनके समीकरण बनाइए और सब्स्टिट्यूशन मेथड से एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से हल करना है। तो ये हिंदी में मैंने लिख दिया, हिंदी वाले छात्रों के लिए इधर लिख दिया है। ये इंग्लिश का जो ये क्वेश्चन है इधर हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए। और चलिए इसी हिंदी मीडियम क्वेश्चन को मैं उधर कॉपी के लेता हूँ और सीधा उधर लेकर चलता हूँ, इसका समीकरण बनाऊंगा। ये देखिए क्वेश्चन आपको इधर आ गया। एक उधार देने वाली पुस्तकालय, लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय है जो बच्चों को पढ़ने के लिए उधार देती है। तो एक उधार देने वाली पुस्तकालय प्रति पुस्तक प्रथम 3 दिनों के लिए नियत शुल्क लेती है, नियत प्रभार लेती है। पहले 3 दिन के लिए उसका फिक्स चार्ज है, उसके बाद हर दिन के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलती है, फिर उसके बाद हर दिन अलग चार्ज लेती है वो शुल्क। सरिता ने किसी किताब को 7 दिनों के लिए उधार लेने पर 27 रुपये दिए। 7 दिनों के लिए वो ले गई अपने घर में, तो फिर 7 दिनों बाद लौटाई तो उसने लाइब्रेरी को 27 रुपये दिए। और सुशी ने वही कोई किताब को 5 दिनों के लिए लिया, और जब उसको पुस्तकालय को दिया तो उसने 21 रुपये चुकाए। और सरिता ने क्या किया था, 7 दिनों के लिए था किसी किताब को, ठीक है। और सुशी ने किसी किताब को 5 दिनों के लिए और उन्होंने ये पैसा चुकाया। तो यहाँ पर नियत शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क बताइए। तो जो बोलता है, मैंने बोला ना कि जैसा बोलता है आप वैसा मान लिया कीजिए, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। सलूशन हम लेते हैं, और सलूशन में क्या करते हैं कि पहला जो चीज़ है वो ये है कि पहला चीज़ है कि माना नियत शुल्क यानी फिक्स चार्ज जो है उसका नियत शुल्क जो 3 दिनों का फिक्स है कि आप इतना फिक्स देना पड़े 3 दिनों के लिए, चाहे 1 दिन में लौटा दीजिए, चाहे 3 दिन में लौटाइए, चाहे 2 दिन में, वो फिक्स है। 3 दिन के लिए फिक्स है, आप 1 दिन के लिए भी लेंगे तो 3 दिन का लगेगा, ये मतलब है 100 रुपये नियत शुल्क 100 रुपये ही। कितने दिन का है, 3 दिनों के लिए। 3 दिनों के लिए है, आप लौटा सकते हैं 1 दिन में भी। ये कॉन्सेप्ट है, आमतौर पर ऐसा देखते होंगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, माना नियत शुल्क 3 रुपये 100 रुपये तथा अतिरिक्त शुल्क
जो चार्ज है उसका 22 रुपये है और ये प्रतिदिन है, प्रतिदिन 3 दिनों के बाद, 3 दिन के बाद यदि रखे हैं तो प्रतिदिन ये लगता है 22 रुपये प्रतिदिन, जैसा लिखा है कि प्रथम 3 दिनों के लिए उसके बाद हर दिन के लिए प्रतिदिन अतिरिक्त शुल्क लगता है। तो अतिरिक्त शुल्क जो है 22 रुपये हर दिन के लिए, ये जैसा लिखा है। अब प्रथम 3 दिन के लिए मतलब वो 3 दिनों के लिए है, आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, चाहे आप 1 दिन के लिए लिए, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 3 दिन के लिए। पर 3 दिन से अधिक रखेंगे तो फिर आपको 22 रुपये पर दिन के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन है। अब आपका जो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से चलिए, सरिता ने किताब को 7 दिनों के लिए लिया। सरिता जो है 7 दिनों के लिए लेती है, 7 दिन। तो 7 दिनों के लिए लेती है मतलब पहले 3 दिन होंगे और बाकी फिर 4 दिन, ऐसा। अब आप समझ लीजिए कि सरिता के केस में वो कुल 27 रुपये देगी। तो ये जो है 7 दिनों का 27 रुपये देती है सरिता। तो 3 दिन के लिए तो 100 है भाई मेरे, 3 दिन के लिए तो 100 रुपये है, ये लिखा है शुल्क 100 रुपये है। अब फिर अगले 4 दिन के लिए जो उसके लिखा है उसके बाद हर दिन के लिए, तो एक दिन के लिए 22 रुपये है। तो हर दिन के लिए बोला है ना अतिरिक्त शुल्क बताइए, तो हर दिन के लिए आप 22 लेंगे क्योंकि उसके बाद शुल्क 22 रुपये प्रतिदिन हो जाता है। तो वो 4 दिन है तो इसलिए उसको 4 वाई देना पड़े। एक दिन का 22 रुपये, 4 दिन का 4 22 रुपये। अब इस प्रकार ये दोनों मिलाकर 3 दिन का ये 4 दिन की ये मिलाकर सरिता को 27 रुपये देना पड़ा। तो ये 27 रुपये, देखिए कितना आसानी से पहला समीकरण बन गया। ये हुआ, सरिता 7 दिनों के लिए लेती है। फिर सुशी जो है प्रश्नानुसार, यहाँ हमेशा प्रश्नानुसार लिख देना चाहिए जैसा प्रश्न बोलता है, क्योंकि मानना आपके ऊपर है। आप एक्स वाई के स्थान पे ए बी मान लीजिए, पी क्यू मान लीजिए, वो आपके उस स्थान पर जो फिर लेकिन जो मानिए आप उसके बाद प्रश्नानुसार सब काम करेंगे जैसा प्रश्न बोलता है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार ये हो गया। सरिता फिर सुशी 5 दिनों के लिए लेती है, सुशी 5 दिनों के लिए। तो 5 दिन में मेरे भाई आपको समझ में आ गया है कि 3 दिन तो सबके लिए फिक्स है, तो 3 दिन रहेगा और प्लस 2 दिन रहेगा इसके लिए एक्स्ट्रा वाला अतिरिक्त जो लगता है। तो 3 दिन में इसको भी 100 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन जो 2 दिन के लिए है वो 2 रुपये ही इसको देने पड़ेंगे। एक दिन अतिरिक्त चार्ज जो है प्रतिदिन 22 है, लेकिन वो अतिरिक्त दिन अब 2 ही अतिरिक्त दिन रखती है, इसलिए इसको 2 देना पड़ेगा और ये कुल मिलाकर उसको 21 रुपये देना पड़ा। 5 दिन के लिए उसको 21 रुपये, तो ये 3 दिन का ये, 2 दिन का ये, 5 दिन हो गया और ये 21 रुपये। ये दूसरा समीकरण। अब आप खुद ही दे सकते हैं। अतः प्राप्त समीकरण, अतः प्राप्त समीकरण क्या हो गया, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये समीकरण 1 है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरण को आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से आपका हो जाएगा। चलिए ये कर लेते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से मैंने बोला कि कोई भी एक चर राशि का गुणांक बराबर नहीं है तो कीजिए, और है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ ऑलरेडी एक्स गुणांक यहाँ भी एक है और दूसरे में भी, दोनों समीकरण में एक चर राशि कोई पकड़ लीजिए आप x, तो x के गुणांक बराबर है। यदि x के नहीं होते तो y को पकड़ लेते, तो y के गुणांक देखते बराबर होते तो कुछ नहीं करना। और यदि नहीं है ना x के गुणांक बराबर है दोनों समीकरणों में और न y गुणांक बराबर है, तो किसी एक को करना पड़ेगा। और करने का तरीका जो है मैंने बता चुका हूँ कि वो गुणांक है, कुछ गुणा करके बराबर कर लेते हैं। उसका डिटेल से वीडियो देखने के लिए हमारा इसके पहले वाले वीडियो जहाँ पर हमने विलोपन विधि विस्तार से समझाई डिटेल से, उसको देखिए, सब चीज़ समझ में आएगा, सब चीज़ बनेगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं बनती। अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक बराबर है, तो उसको आपको खत्म करना है। तो हम खत्म करने के लिए भी तरीका बताए हैं कि दोनों के चिन्ह अलग अलग, अगर एक समान है तो बदल दीजिए, और अलग अलग है कोई बात ही नहीं है, पहले अपने से कट जाएंगे। लेकिन ये दोनों पर के यहाँ चिन्ह जो हैं, ये दोनों चिन्ह क्या है, एक समान है, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। इसको भी जब माइनस करेंगे सब बदलेंगे। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है 21 जो है वो भी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। ये वाला समीकरण लिखा है। तो इस प्रकार ये ऐसा होगा। अब ये कट गया। अब जब ये कट गया तो 4y माइनस 2y बचा, 4y माइनस 2y, ये माइनस ये वाला चिन्ह लिया जाएगा जो नीचे लगाए हैं आप, और ये इक्वल टू 27 माइनस 21, और इस प्रकार 2y हो जाएगा। ये 4y में 2y निकल जाएगा, 2y बचेगा, ये 6। अब y इधर 2 का गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर उधर जाते हैं तो सब वही कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ये हो गया 3। इस प्रकार y इक्वल टू 3 हो गया, मतलब अतिरिक्त शुल्क प्रतिदिन 3 रुपये है। और इसी प्रकार आप समीकरण में रखकर निकाल लेंगे। इसी प्रकार समीकरण 1
से y इक्वल टू 3 रखने पर निकल जाएगा मान। तो यहाँ समीकरण जो ये एक है ये वाला उसमें रख दीजिए। तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। इसका मतलब है कि x प्लस 4 इंटू 3, यहाँ ये देखिए 4 इंटू 3 4 y है ना, तो y के स्थान पर 3 आपने रख दिया समीकरण एक में। ये समीकरण एक है आपका। तो ये समीकरण एक में 4 इंटू 3 x प्लस 4 गुणे 3 और इक्वल टू 27। तो x प्लस 12 हो गया 4 और ये 27। अब 12 इधर जुड़ा हुआ है तो इधर आप भेज दीजिए, घटा दीजिए, तो सिर्फ बचेगा x उधर, क्योंकि 12 को आप इधर घटा देंगे तो 27 माइनस 12 हो गया। ये इधर आप भेज दिए। इस प्रकार x इज इक्वल टू 15। तो प्रथम 3 दिन के लिए 15 रुपये शुल्क है, फिर बाकी हर दिन के लिए 3 रुपये शुल्क है। यही आपका आंसर है। x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 3, यानी x क्या था आप देख सकते हैं। x क्या था, देखिए नियत शुल्क x की वैल्यू 15 आ गई प्रथम 3 दिन के लिए जो नियत शुल्क है, और प्रतिदिन फिर अतिरिक्त शुल्क y की वैल्यू 3 आई, प्रतिदिन फिर 3 रुपये ले जाता है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो ये इस पर डिपेंड था, है तो विलोपन विधि से हल करना आपकी किताब के अनुसार, लेकिन इसका मतलब ये बहुत अच्छा चैप्टर इसलिए था ये क्वेश्चन कि आपको कोई भी समीकरण कभी आए जिसमें बनाना हो तो जो क्वेश्चन बोलता है उसके हिसाब से पूरे कॉन्सेप्ट रखिए, उसके हिसाब से चर राशि को मानिए, एक्स वाई या ए बी सी जो भी मानना हो, जो पूछ रहा हो उन्हीं को मान लीजिए, और उसके मानने के बाद जिस तरह से क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाइए तो आपका समीकरण बन जाएगा। समीकरण बनाने में कोई बहुत कठिन काम नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए ये मैं वीडियो से बना चुका हूँ जिससे आपको कभी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर भी हुई होंगी, और इस प्रकार आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से विलोपन, प्रतिस्थापन एवं ग्राफिकल मेथड से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सब आप हल कर सकते हैं। चलिए, यदि आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट करके मुझे बता दीजिए, और दोस्तों में शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक अवश्य कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।